और कल जब मैंने कहा था कि 4:35 कर लेते हैं तो उस पर भी नहीं मानते थे। चलें कोई बात नहीं, हमारे पास 2-3 मिनट हैं ऑफिशियली क्लास स्टार्ट करने से पहले। मेरा एक सवाल है कि क्या कल जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लिया, और क्या जो कल वाला रिवाइज किया वो समझ भी आया? क्या उसमें से कुछ कंटेंट लिखा भी जा सका? क्या उस लिखे हुए को दोबारा पढ़ सके? क्या इस सारे एपिसोड में 6 घंटे लग गए? 5, 4, 3 पे कुछ ऐसा है, 2.5, 2 से 3 घंटे मैक्स। अगर इरादे से पढ़े ना तो 2 से 3 घंटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करें कि ये जो इस वक्त जज्बा आपके अंदर बेदार हो चुका है, इस जज्बे के मुताबिक चलते रहें। बड़े कम लोग होते हैं जो मंजिल तक कंसिस्टेंट तरीके से पहुंचते हैं। डे 1 पे कमरे के हालात क्या थे, डे 2 पे कमरे के हालात क्या थे, आहिस्ता आहिस्ता जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो लोगों को लगा कि ये तो वाकई सीरियस हैं। तो क्लास में सिर्फ सीरियस लोग बच गए और बाकी लोग जो है उन्होंने कहा अब तो YouTube पे आ गया। पता लगा हम क्यों नहीं दे रहे थे YouTube पे? आप देखें पीछे सुकून ही सुकून है, दरमियान में जगह जगह सुकून है। तो तकरीबन 30-40% बच्चे क्लास में से माइनस हो गए ये सोच के कि YouTube पे आ गया है, अब जब मूड होगा तब पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि कम से कम एक फिज़िकल स्ट्रेंथ रहे और आपको ये एक हौसला हो कि हाँ भाई मैंने साथ साथ चलना है। क्योंकि फिज़िकल आप जब पता होता है कि कल का ही टारगेट है, परसों का ही टारगेट है और आज का टारगेट मैंने पूरा करना है तो आप कर लेते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, कंप्यूटर से आपको शर्मिंदगी नहीं होती, वो आपको ये नहीं कहेगा भाईजान आज का टारगेट नहीं पूरा किया। आप ऐसे जाके एक्सेल में चेंज कर देंगे, आप आज की डेट को कल की डेट बना देंगे और मुतमईन होकर कंप्यूटर बंद करके घूमने निकल जाएंगे कि लो भाई मैंने तो अपना प्लान ही चेंज कर लिया। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि शुरू में ज़रा एक कंसिस्टेंसी रहे, लोग फिज़िकली आते रहें और एटलीस्ट एक फ़्लो बन जाए। तो वो कंसिस्टेंसी जिन बच्चों के लिए चाहिए थी वो हमने अचीव कर ली, और जिन बच्चों को हमने भगाना था उनको हमने ऑनलाइन दे के भगा भी दिया। अब जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपने मिजाज से अपने पेस पे आहिस्ता आहिस्ता स्लो सोचेंगे कि चलो हम एक दिन ही पीछे रहे हैं ना, कल से हम दोबारा से पकड़ लेंगे। अगर ऑनलाइन वाले मुझे सुन रहे हैं, यानी कि ये कैमरा ये क्लास आप तक पहुंच रही है, तो मैं आज की तारीख बता दूं। आज क्या तारीख है? आज 26 जुलाई है। अब टाइम जोन में मैं फ्यूचर में आगे जाता हूँ। एक बंदा 26 अगस्त को मेरी ये वीडियो सुन रहा है, भाईजान आज 26 जुलाई है, 26 अगस्त नहीं है। ऑनलाइन जब आप अपने पसंद के पैटर्न पे चलते हैं तो फिर ये होता है। बाकी तमाम लोग अपने कंप्यूटर में एक दफ़ा टाइम देख लें कि वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं और अब थोड़ा सा सुधर जाएं और थोड़ा तेज़ी से आ जाएं, क्योंकि यहाँ असल फिज़िकल दुनिया के इस फिज़िकल जोन में अब हमारे सिर्फ 7 दिन रह गए। 7 दिन, कल और अगले वीक के 6। आवाज़ कम आ रही है, अभी आवाज़ बेहतर है। मैं तो उसमें टाइम गुजारा था, इंतज़ार कर रहा था 4:40 होने का, पूरे 4:40 हो गए। पढ़ाई की बातें करते हैं। कंपनी समझ आ गई, कंपनी की टाइप समझ आ गई, कंपनी रजिस्टर होने के जो स्टेप्स हैं वो समझ आ गए, पंखा भी लग गया आखिरकार, चाहे उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए लेकिन लग गया पंखा यहाँ। उन्होंने कहा ये भी लगवा दें, ये देखा ये होता है। फिर जो है ना फिर जो है ना वो एहतजाज बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तमाम तरह के तबके जो है ना वो फिर अपने हकूक़ मांगना शुरू कर देते। तो हमारे पास पहले ये आगे वाले बच्चे इस साइड वाले, फिर आगे वाली ख़वातीन इस साइड वाली। अब पीछे के लोगों के पास भी एक पंखा है, लेकिन जो सबसे पीछे वाले लोग हैं उनके पास पंखा नहीं है, लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है कि वो उठ के आगे आ सकते हैं जहाँ जहाँ जगह मिले। इस पंखे की नीचे वाली जगहों पे 3-4 कुर्सियाँ मुझे खाली नज़र आ रही हैं। इस पंखे की थोड़ी सी घूमती हुई हवा उधर जहाँ पहुँचेगी तो वहाँ पे भी 4-5 कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। तो अपने हालात बदलने के 2 तरीके हैं, या आप लोगों से कहें कि आपके हालात बदल जाएं, या अगर ख़ुद बदल सकते हैं बग़ैर वायलेंस के और बग़ैर जो है वो कानून तोड़े, तो अपने हालात बदलने की कोशिश करें। ठीक है जी, यूँ हमने एक पंखे की फरमाइश को जो है ना वो क्लासेस शुरू होने से पहले हमने सारी चीज़ों को एवेल्यूएट किया था, कोशिश किया था कि हम इसमें, क्योंकि रेगुलर क्लास में पंखे नहीं चलते,
इस वक्त जब ज़रा ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं या ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हों, क्योंकि रेगुलर क्लास में शुरू में मौसम मुनासिब होता है, मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होता है, क्लास में से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे माइनस होना शुरू हो जाते हैं। तो पीक गर्म मौसम में क्लास में आधे बच्चे बैठे होते हैं, तो पंखे की ज़रूरत बेचारी पड़ती ही नहीं। लेकिन इस वक्त लोग जज्बाती हो जाते हैं, उन्हें पढ़ना होता है। तो क्या आप लोग पढ़ भी रहे हैं? एक भी दिन सुस्ती नहीं करनी लाइफ में ना। 7 दिन अच्छे इंसान बन के साबित करना है कि आप कभी भी कोई कमिटमेंट करें तो आप पूरी कर सकते हैं। और अगर आपने ये आसान कमिटमेंट पूरी कर ली ना, तो कल को मुश्किल कमिटमेंट्स भी पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर आज कंपनी लॉ ही घर जाके रिवाइज ना हो सके, जो कि पूरे सीए का सबसे छोटा पेपर है, अगर वो भी डेली ना पढ़ सके, तो इसका मतलब है फिर लाइफ में कभी बड़े चैलेंज फिर आप नहीं ले सकेंगे। तो एक दफ़ा ये छोटा चैलेंज लें और इस छोटे चैलेंज को पूरा करके दिखाएं, मज़ा आएगा। डन। कंपनी बनने का, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के चेंज होने का प्रोसेस समझ आ गया है। कंपनी के शेयर कैपिटल में क्या होता है वो हमें समझ आ गया। कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, क्या क्या दे सकती है, वो सारी बात हमें समझ आ गई। आज का हमारा आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में से टेक्निकल सवाल नहीं आता, मैंने टेक्निकल सवाल इधर से आते नहीं देखा। यहाँ से वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बल्कि शायद मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 99% ऑफ द टाइम वो रट्टे वाला सवाल पूछ रहे होते हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। इसका नाम होना चाहिए अकाउंट्स और थोड़ी सी एनुअल रिटर्न। अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न से ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद आधा अकाउंट्स हो और आधा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न बेचारी आधे सफ़े का टॉपिक है। अकाउंट्स के जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर 6 ब्रॉड एरियाज़ हैं जो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। ये 6 एरियाज़ हैं। 1 2 3 यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब आपको मुझे लग रहा है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अगर हम अचानक से 1 3 करेंगे ना, देखें तो 1 3 2 को भी गायब करके देखते हैं क्या बनता है। चले मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट पर्पल से लिखा हुआ है और लाल रंग का टिक लगा हुआ है, लेकिन असल में मैंने बैकग्राउंड को इतना ब्लर किया हुआ है चूँकि ये क्लास के हिसाब से, तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये 6 टॉपिक जो आपको नज़र नहीं आ रहे ये इस चैप्टर में है। देखा, इस चैप्टर में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। चलें अब लाइट ओपन कर देते हैं। हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया लेकिन बात नहीं बनी। मुझे एक और ख़तरा भी है, ये पूरी स्क्रीन दिखा भी रहे या नहीं? हाँ ये देखे ना, क्या वो दया कुछ तो गड़बड़ है। ये लिखे हुए और ये तो इतनी रोशनी में भी नज़र आ रहे हैं। चलो शुक्र है हमें टाइम से पता लग गया कि कुछ गड़बड़ थी। तो ये लेंगे, इतने रोशनी में भी नज़र आ रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर रिपोर्ट। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये धुंधला है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो इसमें लिखा है, एक ने फ़ौरन यस सर भी कह दिया, मतलब थोड़ा लाज रखता था। नहीं सर राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, समझ आ रहा है। अच्छा जी, 6 टॉपिक्स इस चैप्टर में, 6 टॉपिक्स हैं। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना है वो क्या होती हैं, फिर हमने समझना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे है जगह गालबन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। फिर हमने देखना है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़ास किस्म की क्या होती हैं, और फिर एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या चीज़ है। फिर एनुअल रिटर्न का समझना है, और फिर डायरेक्टर्स एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हर साल के एंड पे, डायरेक्टर रिपोर्ट, हमने उसे समझना है। तो दिस चैप्टर इज़ मोर अबाउट क्रैमिंग। चीज़ें हैं, चीज़ों के कंटेंट है, हमने उनको याद करना होगा। तो क्या हम क्रैम करने के लिए तैयार हैं? अल्लाह खैर करे। कहानी को स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब हम 3 को ऑफ कर देते हैं। जज़ाकल्लाह जी, ये वाली कर देते हैं, अभी तो यहाँ बंद है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी।
हमने बात की अकाउंट्स और अकाउंट से रिलेटेड, ये आगे हैं जगह, मेरे ख्याल में पीछे लोग परेशान हैं। कितनी जगह हैं यहाँ? 1 2 3, 3 तक आ सकती हैं ख़वातीन आगे। जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला आसान सा टॉपिक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स कहते हैं किताबों को और अकाउंट्स कहते हैं खातों को। तो खातों की किताबें, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स। अगर आपसे को पूछे बुक्स किसे कहते हैं तो आप कहेंगे हर तरह के रिकॉर्ड को, और आपसे को पूछे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले किताब हमें समझाएगी बुक्स क्या होते हैं। बुक्स का मतलब या पेपर का मतलब, या बुक्स एंड पेपर का मतलब, या बुक्स और पेपर। तो आपसे सवाल पूछा जाए पेपर की डेफिनेशन बताओ, बुक की डेफिनेशन बताओ, या बुक्स और पेपर की डेफिनेशन बताओ, या बुक्स एंड पेपर की डेफिनेशन बताओ, ये सारी एक ही चीज़ है। इन सब का मतलब है वो तमाम तरह के रिकॉर्ड जो एक कंपनी के पास होते हैं। तो एक कंपनी के पास किस किस्म के रिकॉर्ड होते हैं? राइटिंग्स होती हैं, रसीदें होती हैं, वाउचर्स होते हैं, ट्रायल होते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, डेटाबेसेस होती हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं बुक्स। ज़रूरी नहीं कि ये फिज़िकल बुक्स ही हों। पुराने ज़माने में खाते होते थे, लंबे लंबे से रजिस्टर होते थे, उस पर रिकॉर्ड होता था। आज के ज़माने में ये फिज़िकल रजिस्टर भी हो सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो बुक समझ आया। अब बुक्स के साथ एडवांस वर्ड हमने समझने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स के रिकॉर्ड से क्या मुराद है? 3 तरह के रिकॉर्ड्स को हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे। 3 तरह के रिकॉर्ड्स को, कंपनी के वो सारे रिकॉर्ड जो कंपनी की तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स को डील कर रहे हैं, यानी कि पैसे के आने जाने के रिकॉर्ड्स, तमाम एसेट्स लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड्स, तमाम इनकम एक्सपेंसेस वगैरह के रिकॉर्ड, स्पेसिफिकली सेल परचेजेस वगैरह के रिकॉर्ड, रिसीट पेमेंट, सेल परचेज, एसेट लाइबिलिटीज़, इन तीनों के रिकॉर्ड्स को क्या कहेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर अगर कुछ ऐसी कंपनी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का काम करती हैं, माइनिंग का काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं, वो कंपनियां जिनके लिए आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स की लंबी चौड़ी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग कंपनी बहुत आसान सी है, चीज़ परचेज़ की, आगे बेचा तो आराम से जनाब उन्होंने सेल में से परचेज माइनस किया, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, बिजली कितनी लगी, ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए थे, फलाना कितना हुआ था। तो ये बेसिकली ये तमाम रिकॉर्ड्स जो आपके डील कर रहे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को, ये शामिल करने हैं आपने उस तरह की कंपनी में जो खुद मैन्युफैक्चरिंग टाइप का काम करती हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, और 3 चीज़ें होती हैं बाकी कंपनियों में। वो 3 तो हैं ही हैं, रिसीट पेमेंट, सेल परचेज, एसेट लाइबिलिटीज़, और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसमें एडिशनली कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी। तो सबसे पहले तो ये 2 डेफिनेशंस देखने की कोशिश करते हैं, बुक्स एंड पेपर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स एंड पेपर या बुक्स, इसमें क्या इंक्लूड है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, डीड्स हैं, वोचर्स हैं, राइटिंग हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनट्स हैं, रजिस्टर हैं, चाहे पेपर पे हो चाहे, यानी कि बुक्स का मतलब है हर तरह का रिकॉर्ड, चाहे अकाउंट्स का रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई और लिखत पढ़ाता है। लेकिन हमारे लिए जो काम का वर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें रिकॉर्ड्स हैं ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी, और जो भी उन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बाकी चीज़ें थी वो सारी, सेल एंड परचेजेस, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रुक गए, आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज। इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज हैं तो उसमें चौथी चीज इजाफी क्या होगी? कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि वो बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। अगला सवाल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस हालत में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तो ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये साफ हालत में होने चाहिए, सही हालत में होने चाहिए। लॉ के अल्फाज हैं प्रॉपर होने चाहिए। जब लॉ से पूछें प्रॉपर का क्या मतलब, वो कहता है प्रॉपर का मतलब है वो कंपनी की अफेयर्स को सही से बता सकें। ज़्यादा गहराई में नहीं गए, ज़्यादा गहराई में जाते तो प्रॉपर का मतलब ये है कि रजिस्टर्स फटे हुए ना हो, लिखाई समझ आती हो, भीग ना गए हों, ख़राब ना हुए हुए हों,
अगर सॉफ्ट हो तो करप्ट ना हुए हुए हों, रिकॉर्ड्स ख़राब ना हुए हुए हों, उनकी विजिबिलिटी में मसला ना हो। लेकिन लॉ ने जो टोटका बताया उन्होंने कहा ऐसे हों कि कंपनी के अफेयर्स बता सकें। अब सीलो में इतना रटा है कि आई के अपने एक दफ़ा 2 नंबर के लिए सवाल ही पूछ डाला कि बताओ बुक्स प्रॉपर कब होते हैं, और लोग बैठ के सोच रहे हैं कि प्रॉपर का मतलब है सही। उन्होंने लिख दिया प्रॉपर मीन्स गुड बुक्स, प्रॉपर बुक्स। अब प्रॉपर को मज़ीद क्या बंदा समझाए, बट चूंकि लॉ ने कहा था प्रॉपर का मतलब ऐसे हों कि कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को सही से दिखाएं, तो इसका यही जवाब था। तो इस हद तक उन्हें पसंद होता है रटा कि वो एक लाइन बीच में से उठा के उसमें से सवाल पूछ लेते हैं। तो प्रॉपर होने चाहिए। कब तक संभाल के रखने हैं? 10 साल तक संभाल के रखने हैं। एट एनी गिवन टाइम आपके पास पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, अगर कंपनी कम अरसा हुआ बने तो कम अरसे के, अदरवाइज 10 साल के रिकॉर्ड आपके पास हर वक्त होने चाहिए। इवन यहाँ तक है कि कंपनी की वाइंडिंग अप भी शुरू हो जाए ना, तो भी आपके पास 10 साल के रिकॉर्ड्स पिछले महफूज होने चाहिए। कंपनी जब बंद होगी उस दिन आपने रिकॉर्ड डिस्पोज ऑफ करने हैं, लेकिन जब तक बंद पूरे तरीके से नहीं हुई तब तक आपके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। यहाँ तक की डिस्कशन किताब से पूछते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ हम उसको ऑफ कर देते हैं 1 को। अ कंपनी मस्ट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच फेयरली प्रेजेंट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड अ फेयर रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स। तो फेयर को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर को, कि प्रॉपर का क्या मतलब है। दूसरी बात, वो कंपनियां जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वगैरह कर रही हैं, तो उन्होंने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इसको आप उड़ा दें, ये बात हमने पीछे पढ़ ली। बुक्स एंड रिकॉर्ड हार्ड कॉपी फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंप्यूटराइज भी। और तीसरी चीज़, कम से कम 10 साल के लिए संभाल के रखने हैं। और अगर एक कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो उसने भी जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? इस टॉपिक में छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं। लाइट्स एक दफ़ा दोबारा ऑन कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अगला कीमती सवाल, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये रखने कहाँ हैं, किस जगह पे होने चाहिए? तो हमारे पास एक बड़ी पसंदीदा जगह है रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे होने चाहिए। याद रहे, मैं अकाउंट्स नहीं बोल रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा हूँ। यानी इसमें ट्रायल, लेजर, रजिस्टर्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसमें इनकम, एक्सपेंस और वो वाले सारे रिकॉर्ड है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर आपको चाहिए कि आप इसे किसी और जगह रखें, फॉर एग्जांपल आप अपनी फैक्ट्री पे रखना चाहते हैं, तो इजाज़त है, डायरेक्टर्स ये डिसीजन लें और रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दें कि हम अपने बुक्स चेंज करने लगे हैं उनकी जगह। पूछना नहीं है, उसे बता देना है कि हम अपनी पोजीशन बुक्स की चेंज कर रहे हैं और आप दूसरी जगह पे रखना शुरू कर दें। तीसरा रूल, अगर आपकी कंपनी की ब्रांचेज हैं बहुत सारी, तो ब्रांचेज वाली कंपनी अगर सारा रजिस्टर्ड ऑफिस या उस जगह पे रखेंगे तो फिर अपने पास क्या होगा? तो रूल ये है कि ब्रांचेज वाली कंपनी सारी अकाउंटिंग करें ब्रांचेस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे कुछ समरीज उठा के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस भेज दिया करें। फॉर एग्जांपल वो तय कर लें हम हर हफ्ते के हफ्ते पूरे अकाउंट्स की समरी बनाएंगे और भेज दिया करेंगे अपने, तो कि कोई भी टाइम पीरियड तय करें और उसकी पीरियोडिकल समरीज कहाँ अवेलेबल कर दें? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ओरिजिनल कॉपीज़ अपने पास रखें। और अगर उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं किसी और जगह रखे हुए अकाउंट्स, तो ये पीरियोडिकल समरीज उस किसी और जगह पे अवेलेबल कर दें। याद रहेगा? तो ये सवाल कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखे जाएंगे? अ कंपनी मस्ट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ बुक्स कहाँ रखी जाएंगी? बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएंगी। क्लियर है? डायरेक्टर में ऑप्ट टू कीप दिस बुक्स एट सम, किसी और प्लेस पे भी रख सकते हैं। बस एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अपनी मीटिंग में, 7 दिनों में रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देंगे, बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। पहला रूल क्या है, कहाँ रखना है? दूसरा रूल है कि नहीं, आप चाहें तो किसी और जगह रखना चाहें तो रेजोल्यूशन पास करके बता दें। तीसरा, अगर कंपनी की ब्रांच ऑफिस है तो प्रॉपर बुक्स उस ब्रांच के मेंटेन होंगे ब्रांच पे, और समराइज रिटर्न शुड रीच रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर स्पेसिफाइड प्लेस पीरियोडिकली। जी, अब जो सॉफ्ट वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस, या सॉफ्ट वाले भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे फिर आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वहाँ से उसकी एक्सेस होनी चाहिए और वहाँ उस पर अवेलेबल कर दें।
हमारे सिलेबस में ना इन्होंने ज़्यादातर फिजिकल दौर वाली बातें की, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है वो बात नहीं की। आज के दौर में ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है, कंपनियों को पूरे पूरे पोर्टल दिए हुए SCCP ने, कंपनी अपने रिकॉर्ड उन पोर्टल्स पे रखते हैं और SCCP को भी ऑनलाइन ही चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारी किताब हमें बताती जाएगी। तो ये 3 तरीके समझ आ गए। अब इससे अगले लेवल पे जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने रख लिए, क्या इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन की जा सकती है? जवाब ये है कि डायरेक्टर्स कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं कर सकते। कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को ये खुल्लम खुला इजाज़त है कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कभी भी किसी भी एम्प्लॉय से कह सकते हैं मुझे वो रिकॉर्ड ला के दो। इवन दूसरे मुल्क में भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो पाकिस्तान मंगवा सकते हैं कि मैंने उसको चेक करना है। कंपनी का कोई एम्प्लॉई कानूनी तौर पे इनकार नहीं कर सकता कंपनी के डायरेक्टर को कि उसने इन्फॉर्मेशन मांगी और ये कहे मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगा। तो डायरेक्टर कानूनी तौर पे हक रखता है कि वो कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन मेंबर्स के पास इख्तियार नहीं है। अजीब सी बात नहीं है? मालिक हैं कंपनी के, तो कंपनी के मालिकों को इख्तियार नहीं दिया। इतने शेयर होल्डर्स हैं, अगर सबको इख्तियार दे दिया तो कंपनी में तो तहस नहस मच जाएगी। हर दिन कंपनी में 20-25 लोग आए हुए होंगे रिकॉर्ड चेक करने के लिए। वो क्यों आए हुए होंगे? घर का एसी नहीं चल रहा होगा। जैसे गर्मियों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं कॉलेज में, सर्दियों में वो स्टूडेंट्स हम ढूंढते रह जाते हैं। पिछला जो सर्दियों का सेशन था उसमें 50 बंदों की लाइब्रेरी की हमारी जगह थी और पेपर आने से 2 महीने पहले तक वो 50 कभी फिल नहीं हुई थी और पेपर के करीब लोगों ने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था। वही बच्चे पिछली दफ़ा से ज़्यादा थके हुए, बल्कि मतलब हर अगले सेशन में लोग जवाल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा 400 बच्चे पढ़ रहे होते हैं डेली। रीज़न बच्चों को पढ़ने का शौक़ शायद इतना ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये है कि हॉस्टल्स में ज़रा हालात ख़राब हैं, गर्मी है, तो वो कहते हैं चलो कॉलेज आके वो जो गेम शेम खेलनी है किताब सामने रखेंगे और ऐसे करके मोबाइल पे गेम खेल लेंगे। हमारी तो लाइब्रेरी मशहूर है, यहाँ की तस्वीरें जाती हैं जी, बच्चे ड्रामे देख रहे हैं, बच्चे फिल्में देख रहे हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अगर मेंबर्स को आपने इतना ही ओपन इजाज़त दे दी जैसे बच्चों को कि बच्चों जब नहीं पढ़ा जा रहा हो लाइब्रेरी में आके पढ़ लेना, तो फिर होगा ये कि पढ़े या ना पढ़े लेकिन लोग लाइब्रेरी ज़रूर आ जाएंगे। तो कंपनी के पास लोग आ जाएंगे बिला वजह। हर वक्त आए दिन कंपनी में 25-30 बंदे बैठे हुए होंगे जी, ये बंदा क्यों आया जी, मैं 6 साल पुराना रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ सेल्स का। ये क्यों आया हुआ है, ये जो 2 साल पुराना बैड डेट्स का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ। तो मेंबर को इजाज़त दे दी तो कंपनी के आधे लोग तो उन्हीं को फैसिलिटेट करते रह जाएंगे। तो लॉ ने एब्सोल्युटली मना कर दिया। उन्होंने कहा मेंबर्स के पास राइट नहीं है। हाँ, अगर हमने किसी और सेक्शन में किसी खास रिकॉर्ड की इजाज़त दे दी तो वो इजाज़त है। उसके अलावा ये कंपनी की पॉलिसी, अगर कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में कोई खास इजाज़त दे दें तो दे दें। कंपनी लॉ ने फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी ये कह दिया कि मेंबर्स को एब्सोल्यूट राइट नहीं है बुक्स इंस्पेक्ट करने का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। वो पॉलिसी बनाए अगर कंपनी वाले तो वो कर सकते हैं, लेकिन लॉ ने पाबंद नहीं किया। लॉ कहता है मेंबर्स को इंस्पेक्शन का इख्तियार नहीं है। इंस्पेक्शन का इख्तियार किसको है? डायरेक्टर्स को। अब किताब से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें 1 और बल्कि 3 सॉरी, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट बुक्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अगर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड कंट्री है तो कॉपीज़ मेंटेन की जाएंगी और डायरेक्टर को अवेलेबल कर दी जाएंगी। एम्प्लॉइज़ डायरेक्टर को इस इंस्पेक्शन के लिए फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फुल सपोर्ट देंगे, फुल साथ देंगे। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स अकाउंट बाय मेंबर डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउएवर कंपनीज एक्ट 2017 और डायरेक्टर या जनरल मीटिंग में ऑथराइज मेंबर्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ। एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ किसी और जगह या डायरेक्टर या जनरल मीटिंग अगर किसी खास जगह को ऑथराइज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का इख्तियार नहीं है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने का बेस्ट तरीका ये है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाए और टुकड़ा बाय टुकड़ा करके उसको हल कर दिया जाए। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट दुनिया में बड़ी मशहूर है 1950 के टाइम से, और उसने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, और जब एक वक्त में वो एक टास्क कर रहे होंगे तो उनको मुसीबत ज़्यादा फील नहीं होगी। तो इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में तोड़ लिया। इसमें 6 टॉपिक है जिनमें से एक टॉपिक ख़त्म हो गया। डन, सिर्फ 5 टॉपिक रह गए। ये ऐसे ही जैसे हम कहते हैं सिर्फ 7 दिन रह गए। फीलिंग बड़ी अच्छी से आती है।
अब ये दरमियाना टॉपिक था, एक जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो इसके बिल्कुल साथ है, और फिर कुछ और छोटे टॉपिक हैं। तो शुरू में छोटे टॉपिक करके एंड पे बड़े टॉपिक को वो करना है, या शुरू में एक दफ़ा ज़रा हिम्मत है तो ज़रा एक दफ़ा तगड़ा वाला टॉपिक कर लें और बाद में छोटे छोटे बड़े वाला। वाजिब, हमारे पास इतने हिम्मत वाले बच्चे मौजूद हैं। अब टॉपिक है अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट्स में फ़र्क होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स वगैरह, लेजर शेजर ट्रायल, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो अकाउंट्स वो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो किताब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन दे दी, बिल्कुल भी इस चीज़ की हया नहीं की कि बच्चे अकाउंटेंट हैं, किन बच्चों को क्या सिखा रहे हो। उसने कहा जी आओ बच्चों हम बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स वगैरह। तो ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5 बातें तो आपको रटी रटाई हैं। छठी बात कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, वो जो पिछले सालों का डाटा होता है। और साथ की फेवरेट एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन अगर आए तो आपने फ़ौरन से खुशी का नारा लगाना है, अपनी पसंद की वो 5 स्टेटमेंट्स लिखनी है, छठे में कंपैरेटिव लिख देना है और 7वें में लिखना है। अब आप कहेंगे सर आई कैप इतना अच्छा थोड़ी है कि यही पूछ ले, 3 अटैम्प्ट पहले उसने ये पूछी हुई है। तो वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई मतलब उन्हें पता है कि बच्चे को वो भी याद नहीं होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आगे का एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस एक दफ़ा मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसकी हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा मैं उसे समझाता हूँ, हमें मज़ीद रोशनी की ज़रूरत है। एक दफ़ा 3 मुझे शिद्दत से एहसास है कि मैं इधर वालों को काफ़ी तंग करता हूँ, लेकिन हमने वादा किया हुआ है कि हम सेशन एंड पे कोई ना कोई एक अच्छा जो है ना इसका रिवॉर्ड ज़रूर रखेंगे जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो जो अकाउंट्स हैं, साल के एंड पे जो अकाउंट्स हैं उससे रिलेटेड क्या होता है। 4-5 तरह के सेक्शंस हैं किताब में टूटे बज्जे फॉर्म में, क्योंकि वो हर सेक्शन को अपनी तरतीब से बता रहे हैं। इस प्रोसेस को एक दफ़ा ओवरऑल समझ लेते हैं और फिर उसको हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल समझना है, साल ख़त्म होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो ये 12 महीने के होने चाहिए, बट एक्सेप्शन है कि अगर ज़रूरत पड़े तो रजिस्ट्रार से इजाज़त लेके आप 12 महीने से बड़े अकाउंट्स बना सकते हैं अगर कोई शदीद मजबूरी बन जाए। तो नॉर्मली अकाउंट्स 12 महीने के होते हैं। इन अकाउंट्स को साइन करते हैं कंपनी के बड़ों से मुराद है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर। 2 बंदे साइन करेंगे कम से कम, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, एक डायरेक्टर होगा। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हुआ है किसी वजह से तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। लिस्टेड कंपनी हुई तो उसमें CFO भी साइन कर देगा। तो इन्होंने इसके ऊपर साइन करना है। सिंगल मेंबर कंपनी के अकाउंट्स हैं तो वो अकेला बंदा साइन कर देगा उसके ऊपर। इसी तरह से एक आध प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, हम उसके ऊपर एंड पे बात करेंगे कि उसमें क्या हो रहा होता है। साइन कर दिए, अब साइन करने के बाद वो पकड़ाएंगे ये ऑडिटर भाई को कि जी आपने इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ऑडिटर हर कंपनी के लिए वाजिब है सिवाय उस प्राइवेट कंपनी के जिसका 1 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल है। सारी कंपनी ने ऑडिट करवाना है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी जिसका 1 मिलियन। ये किताब में 1.5-2 सफ़े हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम ऑडिट करवाएंगे, लेकिन 1 मिलियन से छोटी जो प्राइवेट कंपनी है उसको ऑडिट हम नहीं करवाएंगे। मैं बाद में जब इंग्लिश दिखाऊंगा तो आप साथ साथ किताब पे मार्क कर लीजिएगा। इस वक्त स्टोरी समझ लें। साइनिंग हो गई, ऑडिटर भाई ने ऑडिट कर दी और कुछ कंपनियों में उसने ऑडिट नहीं किया। अब मेंबर्स को बुलाया जाएगा, आ जाओ AGM पे। मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा। इस मीटिंग से 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को ख़त भेजा जाएगा कि आ जाओ मीटिंग में। और इस मीटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स उनके सामने रखनी है वो भी नोटिस के साथ अटैच कर देंगे, यानी कि अकाउंट्स भी भेज देंगे उन्हें। वो जो ऑडिटर भाई ने रिपोर्ट दी है वो भी उन्हें भेज देंगे। उसके अलावा डायरेक्टर की रिपोर्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी उसमें भेज देंगे। लिस्टेड कंपनी एक और डॉक्यूमेंट भी भेज देगी, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके हम मीटिंग से 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को भेज देंगे और कहेंगे ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं है। सब तक पहुंच गए वो रिकॉर्ड्स। अब लोगों ने उन रिकॉर्ड्स को देखना है और उसकी बेस पे मीटिंग में आना है।
लिस्टेड कंपनी की जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं। जब उनको रिकॉर्ड भेज रहे हैं ना, तो अखबार में भी इश्तिहार देना है, SECP रजिस्ट्रार वगैरह इन अथॉरिटीज़ को भी फॉरवर्ड करना है, एक कॉपी SECP को इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड करनी है और 3-3 कॉपियाँ रजिस्ट्रार, SECP और स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी है, इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की। अब लोगों को AGM के लिए बुलाएंगे। जब AGM के लिए बुलाएंगे तो अगला सवाल, AGM किस वक्त होती है? ज़िंदगी की पहली AGM कंपनी की जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है उसके 16 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 16 महीने के अंदर अंदर पहली AGM हो जानी चाहिए। उसके बाद हर साल AGM करनी होती है, हर कैलेंडर ईयर में AGM करनी होती है। अब कैलेंडर ईयर तो 12 महीने का है, हम किस वक्त करें? एक दूसरी डेडलाइन भी है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, एक कैलेंडर ईयर होता है ये जो जनवरी से दिसंबर वाला होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है जो ज़्यादातर जून वाला होता है। हर कंपनी का अलग अलग होगा, लेकिन ज़्यादातर मजम्पशन लेते हैं जून 30। तो अपने फाइनेंशियल ईयर से 120 दिनों के अंदर अंदर आपको AGM करानी होगी, और कोई साल कोई कैलेंडर ईयर बगैर AGM के नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल हो गई हैं टाइमलाइंस, तो आप 30 डेज़ तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं। कंपनियां रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगी, लेकिन लिस्टेड कंपनी SECP को अप्लाई करेगी एक्सटेंशन लेने के लिए। अब मेंबर्स को मीटिंग में बुलाया। अब मेंबर्स एक सिंपल मेजॉरिटी से उन अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। अगर उन्हें अप्रूव कर दिया तो खुशी खुशी, और अगर उन्हें अप्रूव नहीं किया तो दुखी दुखी हम ये डॉक्यूमेंट्स उठा के रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे। अगर अप्रूव नहीं किया तो रजिस्ट्रार से कहेंगे कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किए और ये उन्होंने रीज़न दी थी। फिर वो रजिस्ट्रार जाने, मेंबर जाने और उसकी इन्वेस्टिगेशन जाने, किताब ने हमें कुछ नहीं बताया। हम सारी कंपनियां रजिस्ट्रार को अकाउंट्स फाइल करेंगी, इसे कहते हैं अकाउंट्स फाइल करना। ये तब होता है जब मेंबर्स ने एक दफ़ा AGM में अकाउंट्स को देख लिया होता है और उसके बाद हम रजिस्ट्रार को ये फाइल कर देते हैं। सारी कंपनियां हमेशा अकाउंट्स फाइल करेंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर 10 मिलियन से छोटी हुई तो वो अकाउंट्स फाइल नहीं किया करेगी। अब गौर से देखें, 1 मिलियन से जो कम कंपनी होती है वो 10 मिलियन से भी कम होती है। तो 1 मिलियन से कम कंपनी ने ऑडिट भी नहीं करवाया, और 1 मिलियन से कम कंपनी ने रजिस्ट्रार को अपने अकाउंट्स भी नहीं भेजे, तो पता नहीं उसने बनाए भी हैं या नहीं बनाए। पीछे चलते हैं, वो एक टॉपिक जहाँ सारे लोग साइन कर रहे थे अकाउंट्स पे। अगर एक प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन से नीचे हुई तो उसके बड़ों ने एफिडेविट देना है, हल्फिया बयान देना है कि हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, हमने देखे हैं, ताकि कल को अगर किसी भी वक्त उनसे अकाउंट्स मांगे जाएं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो पर्सनली वो अकाउंट्स दिखाने के लिए। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन, अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन, फिर अकाउंट्स का ऑडिट, फिर AGM बुलाना, फिर AGM में मेंबर्स की अप्रूवल, फिर उसको फाइल करना रजिस्ट्रार के पास, ये सारे स्टेप्स हैं। तो इस एक टॉपिक में ये सारे स्टेप हैं, और इन सारे स्टेप में छोटी छोटी सी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये काम इतने दिन में करना है, ये ऐसे करना है, लिस्टेड कंपनी इजाफी ऐसे करेगी, और इसमें जगह जगह कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो समझ आ जाने के बाद भी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि इसको लाजमी क्रैम कर लेना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हो जाए खतरों से टक्कर, खतरों से टक्कर करते हैं। अभी खतरों से टक्कर में हमारा माउस अल्लाह करे हमें सपोर्ट करे, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा सपोर्ट करेगा, देखते हैं, क्योंकि मेरे पास डाटा बहुत ही बारीक है। सर अगर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड एक्टिविटी 1 मिलियन था तो वो सब्सिडी था पब्लिक तो अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक की सब्सिडरी हो फिर क्या होगा? इस सेक्शन को कोई मसला नहीं इससे। कुछ जगह हम कहते हैं ना प्राइवेट अगर सब्सिडी हुई तो ये रूल होगा वो रूल होगा, यहाँ हम इस तरह की बातें नहीं कर रहे, इस सेक्शन में नहीं कर रहे, डायरेक्टर रिपोर्ट में जाके कर लेंगे। इस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी अगर 1 मिलियन से कम है तो ऑडिट नहीं करवाएगी, 10 मिलियन से कम है तो फाइल नहीं करेगी इस सेक्शन में। लेकिन आप इसको कंफ्यूज एक और सेक्शन से ना करें, एक दो और सेक्शन में अगर आप सब्सिडरी हैं पब्लिक की तो भी आप फंस जाते हैं। लें जी, डाटा है अखीर बारीक, पहले तो 1 2 3 करना पड़ेगा, पढ़ा फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बारीक है। तो फिर मैं इस पर करूँगा, जूम करने के लिए एक अच्छा माउस चाहिए जो नहीं है, तो फिर मैं ऐसे करूँगा और फिर मैं ऐसे ऐसे करके वाह वाजे। सबसे पहला स्टेप प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी शुड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार एक्सटेंड कर सकता है इस टाइम पीरियड को।
तो सबसे आसान वाली बात हो गई। अकाउंट जो आपने बनाने हैं वो 12 महीने से बड़े नहीं बनाने, और अगर बनाने हैं तो आपने इजाज़त ले लेनी है। दूसरा है ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन साइन करेगा? ओए होए, ओए होए, बारीक करना पड़ेगा, अभी भी बात नहीं बनी। इतना क्यों लिखते हो देवा? ये शायद ये क्या पढ़ा जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं बोलने के लिए हूं तो सही। डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी मीटिंग में बाय पासिंग रेजोल्यूशन। आसान बात। चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर अपने सिग्नेचर पुट करेंगे उन पे, और लिस्टेड कंपनी में सीएफओ भी साइन करेगा। अगर सीएफओ आउटसाइड पाकिस्तान हो एट टाइम ऑफ साइनिंग तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन के अंडर है, वो जिसको दोनों मसले हैं, ऑडिट भी नहीं और फाइलिंग भी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अकम्पेन, फाइनेंशियल के साथ अटैच होगा एक एफिडेविट, हल्फिया बयान, चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से अगर उसने साइन किए हैं, और अगर डायरेक्टर्स ने साइन किए हैं तो डायरेक्टर की तरफ से, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और वो जो एसएमसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन साइन करेगा? वही एक डायरेक्टर जो एसएमसी वाला डायरेक्टर है। फिर क्या होगा? ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सच अकाउंट शैल बी ऑडिटेड और ऑडिट रिपोर्ट शैल अकम्पनी द अकाउंट। इन अकाउंट्स को ऑडिट होगा और ऑडिट रिपोर्ट अकाउंट्स के साथ जुड़ जाएगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन। ऑडिट की रिक्वायरमेंट उस पर नहीं अप्लाई करेगी जिसका 1 मिलियन से ऊपर का कैपिटल नहीं है, और सच हायर अमाउंट जो एससीसीपी कल को बाद में अमाउंट चेंज करना चाहे तो चेंज कर दे। आज की डेट में क्या है? 1 मिलियन। ये बात समझ आई? अब मुझे लग रहा है हमारे पास थोड़ा सा गुंजाइश निकल आएगी इसको जूम करने के। अब क्या होना है? अब हमने भेजना है एजीएम का नोटिस। बातें हमने सारी की हुई हैं, अब सिर्फ मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ। कॉपी ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑडिटर की रिपोर्ट एंड अलॉन्ग विद डायरेक्टर की रिपोर्ट, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक और रिपोर्ट भी, चेयरमैन रिपोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर की रिपोर्ट और लिस्टेड में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी उठा के आप सारे मेंबर्स को भेज देंगे मीटिंग से 21 दिन पहले। लिस्टेड कंपनी कम से कम 3 कॉपी साथ साथ एससीसीपी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज देंगे। 3 कॉपीज, 3 कॉपियां 3 इदारों को भेजने से ऐसा लगता है कि एक कॉपी एक को भेज दी। 3 कॉपीज तीनों इदारों को, एंड इलेक्ट्रॉनिकली 1 कॉपी एससीसीपी को। डन। देन टाइमलाइन एजीएम की, थोड़े से मार्जिन से रह गए। वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, हर साल कम से कम एक दफ़ा ऐसा होगा, डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में रखें। और हर साल में वो टाइम कब आएगा? विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल। ये सेक्शन एसएमसी पे एप्लीकेबल नहीं है। एसएमसी सालाना अपने तमाम मेंबर्स को बुला के उनके सामने मत रखे सारे अकाउंट्स। एक ही मेंबर है तो ठीक है, उसे तो पता ही है। तो बाकी कंपनियां सालाना सारे मेंबर्स को बुला के उनके सामने अकाउंट्स रख रही हैं। फर्स्ट अकाउंट्स के केस में ये 16 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कंपनी अगर 30 डेज की एक्सटेंशन लेना चाहे तो लिस्टेड कंपनियां एससीसीपी को अप्लाई करेंगी और बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगी। ये स्टेप क्लियर है? फिर अगला स्टेप आएगा अप्रूवल का। अगर जनरल मीटिंग अडॉप्ट नहीं करते इन अकाउंट्स और रिपोर्ट्स की तो द फैक्ट शैल बी मेंशन टू रजिस्ट्रार अलोंग विद, इन कॉपीज़ के साथ रजिस्ट्रार को ये भी बता दें रोते रोते कि हमारे मेंबर्स तो नहीं माने, उन्हें तो ये मसले हैं। फिर मेंबर जाने, रजिस्ट्रार जाने, हमारी किताब ने फुल स्टॉप लगा दिया, हमें नहीं बताया कि फिर क्या होगा। भाई मेंबर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई अकाउंट्स में तो मसला है। उन्होंने कहा क्या बात कर दी आपने, हम आपकी ये बात रजिस्ट्रार को बता देंगे। उस मसले को रिजॉल्व कैसे करना है उसका एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन हमारी किताब ने नहीं बताया तो मैं कैसे गुस्ताखी करूं? तो हमने उतना ही याद रखना है जितना किताब में है। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि कंपनी एक कॉपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो साइंड हुई हुई एज पर रिक्वायरमेंट जो लॉ ने बताया है रजिस्ट्रार को भेज दे। लिस्टेड कंपनियां 30 दिन में भेजेंगी और बाकी कंपनियां
15 दिन में भेजेंगी। ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन के अंदर अंदर हो, या सच हायर अमाउंट जो कि वो बता दें। तो इतना सा टॉपिक था, कितना सा, इतना सा, सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। काश यहाँ पे हमारे पास एक HD स्क्रीन होती तो हम इसको दिखा पाते। तो लाइट्स ऑन कर देते हैं एक दफ़ा। सवाल ये है कि क्या ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया, सारा का सारा प्रोसेस, कोई परेशानी तो नहीं? तो सबसे बड़ा टॉपिक ही ख़त्म हो गया, अब रहा ही कुछ नहीं। अब नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से कुछ टॉपिक्स हैं, हो जा खतरों से टक्कर। बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गया। कुछ लोगों ने सबसे आगे करके देखा, वाकई सब खत्म हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये एक सियासी स्टेटमेंट थी। अच्छा, मुश्किल टॉपिक निकल गया जिसमें रट्टा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा था। अब आती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थोड़ा सा समझना है इसे, लिखे हुए तो रट्टा आप लोग मार लेंगे। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 3 मंथ्स को क्वार्टर कहते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा भला? हर 3 माह बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी याद रखनी, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा, बाकी कंपनियों में नहीं है। सिर्फ लिस्टेड कंपनी इज़ बाउंड के वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाए। अब ये लिस्टेड कंपनी जब क्वार्टरली अकाउंट्स बनाएगी तो ये किस तरह से होगा? साल में 4 क्वार्टर हैं, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने और चौथे 3 महीने। जब चौथी दफ़ा 3 महीने ख़त्म होंगे तो ईयर एंड ही आ जाएगा। तो उस वक्त क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं, उस वक्त तो एनुअल अकाउंट्स बन रहे होते हैं। फिर लॉ ने एक और बात भी की, उसने कहा जब साल का दूसरा क्वार्टर आए तो वो क्वार्टर मत बनाना, हाफ ईयरली बना देना। तो इसका मतलब अब 3 तरह के अकाउंट्स बनेंगे इजाफी। एक तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं साल के एंड वाले, अब हमें पहला क्वार्टर बनाना होगा 3 महीने का, दूसरा क्वार्टर बनाना होगा 6 महीने का, तो हम उसे क्वार्टर नहीं हाफ ईयरली अकाउंट्स कह देंगे। फिर तीसरा क्वार्टर बनाना होगा फिर से 3 महीने का, और फिर चौथा फुल ईयर होगा, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। तो अब इसमें देखते हैं किताब क्या कहती है। हमें 3 दबाना होगा। जज़ाकल्लाह। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में 3-3 महीने के फाइनेंशियल्स हैं, सेकंड में 6 महीने के हैं, और फुल ईयर में इन 2 को क्वार्टर कहेंगे, इसको हाफ ईयरली कहेंगे और इसको फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। मज़े की बात है, इसको ऑडिट होना होता है, लेकिन जो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो हाफ ईयर है, चूंकि वो ज़रा आधे साल के हैं, उसमें रिव्यू करवाना होगा। इसको हम कहते हैं लिमिटेड स्कोप रिव्यू। आईकेप और SECP ने मिलकर कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर कंपनियों का ऑडिट नहीं, हल्का फुल्का सा जायज़ा लेना हो तो एक असाइनमेंट बनाइए जिसको कहते हैं हाफ ईयरली रिव्यू। इसको लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी कहते हैं, और जब आप ऑडिट के पेपर में आएंगे तो हम समझेंगे कि ये रिव्यू क्या चीज़ होती है। तो रिव्यू एक छोटी असाइनमेंट है। हाफ ईयरली अकाउंट्स का क्या करना है? रिव्यू। फुल ईयर का क्या करना है? क्वार्टरली का ऑडिट और रिव्यू कराने की जिम्मेदारी नहीं है, करना चाहें तो कर लें। फिर अगला मसला, वो अगला मसला ये है कि इन सब की अलग अलग टाइमलाइन है। ये वाली इतने दिनों के अंदर, ये वाली उतने दिनों के अंदर, ये वाली उतने दिनों के अंदर अवेलेबल करनी है। तो ये चीज़ आसान है याद रखना। यहाँ मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये जो मंथ्स है ना, ये जो 3M, 6M, 3M, 12M लिखा है, M को 0 से रिप्लेस कर दें। फर्स्ट क्वार्टर 30 दिन में आपने देना है, सेकंड क्वार्टर 60 दिन में, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर 120 दिन। याद करें, अभी थोड़ी देर पहले 120 दिन वाली बात भी हुई थी। तो ये 30, 60, 30 और 120 दिनों के अंदर अंदर अवेलेबल करने हैं। अब क्या हमने मेंबर्स को ख़त भेजना है, उनको मीटिंग में बुलाना है फाइनेंशियल की तरह? नहीं, वेबसाइट पे डाल देना है। बजाय इसके कि क्वार्टरली अकाउंट साल में 3 दफ़ा फिर से वो उस मुसीबत से गुजरें कि सबको 21 दिन पहले ख़त भेजो, सबके घर अकाउंट जाएँ, सब उन्हें देखें, फिर लोग आएँ, फिर डिबेट हो, बहस हो, कोई चक्कर नहीं। आप 30 दिन या 60 दिन, वॉट एवर द केस में भी, आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट पे तब तक अपलोड रखेगी जब तक कि इन्होंने कहा है, इदारों ने। तो किसी भी बंदे ने अगर घर बैठे बैठे अकाउंट्स देखने हैं तो वेबसाइट पे जाके अकाउंट्स देख सकता है।
लेकिन मेंबर का बुनियादी हक था कि उसको अकाउंट्स घर में पहुंचते, ये तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो गया। तो लॉ ने क्या, अगर कोई भूला भटका मेंबर आके कहता है मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए अकाउंट्स की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फिजिकल कॉपी दे देनी है। अगर वो अपने घर भी मांगे तो उसके घर भी डिलीवर कर देंगे, क्योंकि उसका असल हक था कि उसको घर में मिलता। ये तो कंपनियों ने, पुराने ज़माने में क्या होता था, क्वार्टरली अकाउंट्स भी आपने घरों में भेजने होते थे, तो फिर कंपनियों ने बड़ा एहतजाज किया कि हमारे करोड़ों रुपए तो बिला वजह चीज़ों में ज़ाया हो रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप वेबसाइट पे डालना शुरू कर दें, लेकिन अगर कोई फिजिकल कॉपी मांगी अकाउंट्स की, वो कहे जब तक मैं अकाउंट्स के ऊपर पकौड़े रख के ना खाऊँ मुझे अकाउंट समझ ही नहीं आते, तो जो फिजिकली कॉपी मांग रहा है उसको फिजिकल कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर डिलीवर करनी होगी। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, टाइमलाइन। ये फर्स्ट क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। और ये 3 महीने के अकाउंट्स कितने अरसे में वेबसाइट पे डालने हैं? 30 डेज। तो गौर से देखें तो ईयर एंड ख़त्म होने के 120 दिन की बात हो रही है, और ये टाइम सुना सुना सा लग रहा है। पिछला साल भाई, इस साल जून 30 2024 पे एक ईयर ख़त्म हुआ होगा जिसका नाम होगा 2024। तो जो 2024 का ईयर ख़त्म हुआ होगा 120 दिनों में उसकी एजीएम हो रही होगी, और मेंबर्स के सामने पिछले साल के अकाउंट्स रखे जा रहे होंगे। और जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो आपका आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर गुजर गई, अब अगले 30 दिन में फर्स्ट क्वार्टर देना पड़ेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक आपको वेबसाइट पे पहला क्वार्टर डालना है और 28 अक्टूबर तक एजीएम करानी है। 120 दिन है ना, अगर 30 जून से काउंट करें तो 28 अक्टूबर बनता है। 28 अक्टूबर तक पिछले साल के अकाउंट्स दिखाने हैं और 2 दिन बाद पहले क्वार्टर के अकाउंट्स दिखा देने हैं। अब सोचें पिछले साल की एजीएम डिले हो जाए तो मजाक हो रहा होगा कि पिछले साल के अकाउंट्स तो आए ही नहीं, अगले साल का पहला क्वार्टर सामने आ गया। प्रॉब्लम समझ आया? तो याद रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे कि क्या क्वार्टरली अकाउंट्स में एक्सटेंशन हो सकती है, आप कहें सिर्फ एक क्वार्टरली अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें एक्सटेंशन हो सकती है, वो पहले वाले हैं, और उसमें सिर्फ एक रीज़न पे एक्सटेंशन हो सकती है, अगर पिछली एजीएम डिले हुई है तो ये वाले अकाउंट्स एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये भी 30 दिन तक की एक्सटेंशन मिल सकती है इसमें। बहुत मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, किताब से एक दफ़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा पहले वाले में एक्सटेंशन पॉसिबल है अगर पिछले साल की एजीएम एक्सटेंड हुई थी, तो ये वाली बात आप किताब में भी पढ़ेंगे। फिर छोटी छोटी सी बातें, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर रखी जाएंगी मेंबर्स के लिए उस टाइम पीरियड और उस तरह से जो एससीसीपी ने बताया होगा। एससीसीपी को स्टॉक एक्सचेंज वगैरह और रजिस्ट्रार को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज रहे होंगे इन्हीं 30 या 60 दिनों के अंदर, जो भी है, जिसमें 30 है और जिसमें 60 है। फिजिकल फॉर्म में डिस्पैच कर देंगे इफ सो रिक्वेस्टेड बाय एनी मेंबर विदाउट एनी फी। जो भी अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, साइन शाइन करने की रिक्वायरमेंट थी मेन अकाउंट्स की, वही साइन करने की रिक्वायरमेंट इन छोटे वाले अकाउंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो एक ऑटो पे खत्म हो गया बेचारा। क्वार्टरली अकाउंट्स में कोई कंफ्यूजन? 30 डेज। ये 30 डेज का क्या मतलब है? हमने अकाउंट्स का टाइम पूरा होने के 30 दिनों में वेबसाइट पे अवेलेबल कर देना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर पे पहला क्वार्टर खत्म हो गया, 30 पे खत्म हुआ है, इससे अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने इसको वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। अच्छा, 31 दिसंबर पे खत्म हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर, तो सेकेंड क्वार्टर 60 दिनों के अंदर अंदर, यानी 1 मार्च तक आपने जो हाफ ईयर है उसको अवेलेबल कर देना है। फिर थर्ड क्वार्टर कब खत्म होता है? मार्च 31। तो मार्च 31 से आगे 30 दिन, यानी कि अप्रैल की 30 तक आपने इसको भी अवेलेबल कर देना है। तो ये 30 दिनों के अंदर अंदर वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। अकाउंट्स बने हुए होंगे मार्च के, सितंबर के, लेकिन वेबसाइट पे कब तक आ सकते हैं? अगले 30 दिनों में कभी भी। फिर हमने एक्सटेंशन को रिलेट किया था कि पहले वाले में 30 डेज में आपने डिस्प्ले करना है और पीछे वाले जो पिछले साल के अकाउंट्स हैं वो 120 दिन में। तो होता ये है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपनी के पिछले साल के अकाउंट्स और पहला क्वार्टर इकट्ठे मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन इकट्ठे आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हो कि पहले क्वार्टर के अकाउंट्स आए हुए हों और 1 महीने बाद जाके सालाना अकाउंट्स आ रहे हों पिछले,
तो अगर पिछले साल का ईयर एक्सटेंड हो गया, एजीएम एक्सटेंड हो गई, तो फिर आप पहला क्वार्टर भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। डन, ऑल क्लियर? जी एसएमसी में क्या है जी, एसएमसी में ऑथेंटिकेशन में हम कहते हैं वो अकेला डायरेक्टर जो मेन मेंबर है वो साइन करेगा, लेकिन उसमें कुछ और एम्प्लॉय डायरेक्टर हो सकते हैं, तो वही मेंबर डायरेक्टर बन के साइन कर रहा होगा, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम साइन उस बंदे के होने चाहिए जो कि मेन डायरेक्टर है। तो जो एसएमसी का मेन अकेला मेंबर होता है वही मेन डायरेक्टर होता है, लेकिन कंपनी की इंतजामिया चलाने के लिए वो कुछ और डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट करना चाहे तो उसको मना नहीं है। क्वार्टरली अकाउंट समझ आए? और जब छोटे टॉपिक्स का जिक्र हो ही रहा है तो फिर एनुअल रिटर्न की तरफ चलते हैं। एनुअल रिटर्न, टैक्स रिटर्न और एनुअल रिटर्न में फ़र्क है, एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न में भी फ़र्क है। तो इस रिटर्न का मतलब टैक्स रिटर्न नहीं है और इस एनुअल रिटर्न का मतलब एनुअल अकाउंट्स नहीं है। तो सालाना आप अकाउंट्स तो दे ही रहे हैं सबको, हर साल अकाउंट्स बना रहे हैं, अथॉरिटीज़ को भी भेज रहे हैं, रजिस्ट्रार को फाइल भी कर रहे हैं, मेंबर्स के सामने भी रख रहे हैं। तो ये एनुअल रिटर्न क्या चीज़ है? सालाना कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन के गोशवारे जमा कराने हैं। हर कंपनी ने सालाना बेसिस पे रजिस्ट्रार को अपडेट करना है कि हम यहीं बैठे और हमारी यही इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस में कंटेंट्स नहीं है, लेकिन कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, और ये सारी कंपनियां हर साल एंड होने पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अदर देन अकाउंट्स। अकाउंट्स तो अलग से शेयर हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता दूं, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, कंपनी का पेड अप कैपिटल, कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पते, कंपनी का शेयर कैपिटल कितनी किस्म का है, कंपनी के पास कितनी तरह की क्लासेस हैं, कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट, कंपनी के तमाम जो लेंडर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन सब की लिस्ट, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और कंपनी की इस तरह की मोटी मोटी मालूमात। हर साल कंपनी ने अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जमा करानी है। किस दिन तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन? एजीएम वाले दिन की। जब आपकी एजीएम होगी उस दिन जो ये सारा डाटा है ना, ये डाटा आपने जमा कराना है। जमा उसी दिन नहीं कराना, जमा आपने 15-30 दिन में कराना है, आगे का टाइम अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो जमा करानी है वो एज अपडेटेड एज ऑन डेट ऑफ एजीएम। अब फर्ज करें साल एंड के करीब जा रहा था और एजीएम किसी वजह से एक्सटेंड हुई और साल में एजीएम किसी वजह से नहीं हो सकी, या हुई लेकिन कंक्लूड नहीं हुई और आगे एडजर्न हो गई, तो फिर रूल ये है कि 31 दिसंबर की डेट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जमा करानी होगी, क्योंकि एनुअल का मतलब है सालाना। तो अगर कंपनी की हर दफ़ा अक्टूबर 28-25 को मीटिंग हो जाती है तो उस दिन का ये सारा रिकॉर्ड आपने जमा कराना है। लेकिन अगर वो एक्सटेंड हो जाती है, टाइम पे नहीं होती और दिसंबर क्रॉस होने लगता है, साल अगला बदलने लगता है, तो चूंकि एनुअल रिटर्न है आपने ब्रेक लगा देनी है। फिर किस दिन तक का अपडेटेड डाटा? 31 दिसंबर, जो आपका कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन है, वो अपडेटेड डाटा आपने देना है। उसी दिन देना है नहीं, उससे आगे 15-30 दिन जो उन्होंने टाइम बताया हुआ उसके अंदर अंदर। यहाँ तक बात समझ आई? अब हो सकता है एक ऐसी कंपनी हो जिसका पिछले साल वही ऑडिटर हो, वही नाम हो, वही रजिस्टर ऑफिस हो, वही 13 शेयर होल्डर्स हो, वही शेयर कैपिटल हो, सब कुछ वही हो। तो लॉ कहता है कि अगर साल गुजरने पे आपकी इस इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आई तो हमें ख़त लिख के बता दो कि कोई चेंज नहीं आई, यानी हमें नोटिस दे दो कि कोई चेंज नहीं आई। हमें रिटर्न मत जमा कराओ, लेकिन ये ज़रूर बताओ कि चेंज नहीं आई। फिर उन्हें एक और बेंचमार्क बताया कि अगर आप एक छोटे लेवल की कंपनी, इतने शेयर कैपिटल से नीचे, तो आपको ये ख़त भेजने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई चेंज नहीं आई। आपकी तरफ से ख़त के ना मिलने का मतलब समझा जाएगा कि इस कंपनी के कवायद में इस साल कोई चेंज नहीं आई। सारी बात समझ आ रही है? सिर्फ इंग्लिश देखनी है। इसमें वो 1 कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। एनुअल रिटर्न, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हर साल कम से कम एक दफ़ा प्रिपेयर करेंगे, फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स और फॉर्म के मुताबिक जमा कराएंगे। आपके पास थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट्स भी आ रहे होंगे। किस दिन? एज ऑन डेट ऑफ एजीएम और लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर वेयर नो सच मीटिंग इज हेल्ड और इफ हेल्ड इज नॉट कंक्लूडेड। तो या तो डेट ऑफ एजीएम पे करेंगे
या कैलेंडर ईयर के सबसे आखिरी दिन पे। एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम अबव डेट, वो जो ऊपर डेट दी गई है इसके कितने दिनों के अंदर, 30, और लिस्टेड कंपनी में इस 30 में मजीद 15 की गुंजाइश ली जा सकती है। लिस्टेड कंपनियां, जितने भी इसमें पर्टिकुलर्स जमा होने हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी रजिस्टर में लिखे होने चाहिए कंपनी के। ऐसा ना हो कि आपका एनुअल रिटर्न का टाइम आ गया, चलो जल्दी जल्दी से एनुअल रिटर्न बनाते हैं। ये एनुअल रिटर्न कहाँ से बनेगी, पुराना डाटा जो कंपनी के पास महफूज है, लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसमें से ये बनेगी। तो आप वो उठा के भेजेंगे। नो नीड टू फाइल रिटर्न, अगर कोई चेंज इन पर्टिकुलर्स नहीं हुआ पिछले पूरे 1 साल में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की। सिर्फ रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड मैनर में बता दें कि देयर इज़ नो चेंज। और एसएमसी और प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन के अंदर के शेयर कैपिटल को तो इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस खामोश रहें, वो समझ जाएंगे कि कोई चेंज नहीं है। छोटा सा सेक्शन है, थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, 4, 5, 6 नंबर का सवाल मुफ्त के नंबर देने वाला यहाँ से बन सकता है। एनुअल रिटर्न में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, क्लियर है, पक्का? सिर्फ 2 रह गए जी। ठीक है, लेकिन वो एजीएम नहीं हुई तो हम दिसंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, दिसंबर तक की इन्फॉर्मेशन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एज ऑन कौन सी डेट या डेट ऑफ एजीएम, अगर लेट हो गई तो एज ऑन। तो ये अगर एजीएम हो जाए तो एजीएम वाले दिन तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो साल का आखिरी दिन है कैलेंडर ईयर का, उस दिन तक की ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन। जी 1 साल से ज़्यादा नहीं है जी, इन्फॉर्मेशन 1 साल से ज़्यादा हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन आपने पूरे साल की नहीं देनी। मैं आपको याद कराता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फॉर द पीरियड और एक होती हैं एज एट। फॉर द पीरियड का मतलब होता है पूरे साल की सेल होगी, पूरे साल की परचेज होगी। एज एट का क्या मतलब है, इस दिन। एक एसेट आपने ईयर एंड से 1 दिन पहले परचेज किया है, आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, पूरा का पूरा दिखा देंगे, तो बैलेंस शीट बनी होती है एज एट। तो एज एट का मतलब होता है उस दिन की इंफॉर्मेशन, साल की इंफॉर्मेशन नहीं। तो एनुअल रिटर्न में मैं साल भर के शेयर होल्डर्स की डिटेल नहीं दे रहा, उस दिन सेक्रेटरी कौन था, उस दिन डायरेक्टर कौन था, उस दिन शेयर कैपिटल कितना था, उस दिन कितने मेंबर्स थे। तो अगर वो अक्टूबर में हमने देनी थी और उसके बजाय हमने दिसंबर में दे दी तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसमें 12-14 महीने का डाटा आ गया। डाटा तो उसने उस दिन का बताना है, 1 दिन का। तो एनुअल रिटर्न का मतलब सालाना डाटा नहीं, एनुअल रिटर्न का मतलब है सालाना वो जो 1 दिन आप अपना डाटा भेजते हैं, ये वो 1 दिन जो आप हर साल भेजते हैं। एनुअल रिटर्न क्लियर है? फॉर्म ए और फॉर्म बी क्या होता है? फॉर्म ए और फॉर्म बी क्या होता है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म ए के मुताबिक डाटा देते हैं, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म बी के मुताबिक डाटा देते हैं। फॉर्म ए वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें एनुअल रिटर्न का दिया, जैसे टेबल ए नहीं पड़ा था, टेबल ए बी सी, इसी तरह से फॉर्म ए फॉर्म बी। पुराने ज़माने में हमारा एक 3rd स्केड्यूल होता था, उसमें फॉर्म ए होता था शेयर कैपिटल वाली कंपनियों का एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट, फिर फॉर्म बी और होता था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो गाइडलाइंस आई वो, और आज की डेट में कंपनी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन 2019 है, उसके अंदर वो सारा फॉर्मेट दिया हुआ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको फॉर्म ए बी कहते हैं। मतलब वो फॉर्मेट है इन कंपनियों का जमा कराने का। तो फॉर्म ए के कॉन्टेंट्स क्या हैं या फॉर्म बी के क्या कॉन्टेंट्स हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डन। अब फिर से एक रट्टे वाला टॉपिक, ये मुझे बड़ा पसंद है, पता है क्यों? मैं फौरन से ख़त्म कर देता हूँ ये। मैं कहता हूँ मुझे ये डायरेक्टर रिपोर्ट है, ये इसके कंटेंट्स हैं, और यहाँ पौरी हो रही है, मतलब ये डायरेक्टर रिपोर्ट है, ये इसके कंटेंट्स हैं, और आपने इसको याद करना। इस क्लास में कोई भी मजाक कभी भी कर दें, आपने नोट तो करना ही नहीं होता, तो इसलिए मैं बीच में वो कर देता हूँ, बाद में ऑनलाइन वाले ना वीडियो रोक के कहेंगे हैं ये सर ने क्या कहा था। खैर, डायरेक्टर रिपोर्ट हर साल डायरेक्टर्स का भी दिल कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई एनुअल रिटर्न भी हम जमा करा रहे हैं, हम सालाना अकाउंट्स भी बना रहे हैं, ऑडिटर भी पूरे साल का गमो गोसा हमारे ऊपर निकाल रहा है, तो हम क्यों नहीं अपनी बात करें। तो लॉ ने डायरेक्टर्स को इख्तियार दिया है कि भाई सालाना
जो भी आपको अपने जज्बात का इजहार शेयर होल्डर्स के सामने करना है, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आपने जो जो कुछ बोलना है, अपने बारे में जो कंपनी के तमाम लोगों को लूप में लेना है, आप भी आ जाओ, आप एक रिपोर्ट में अपना डाटा डाल दो। जी उस रिपोर्ट का क्या नाम है? डायरेक्टर रिपोर्ट। तो हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी, जुमला गलत। हर वो कंपनी जिसको इन्होंने कहा वो डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी। अब इन्होंने कैसे कहा? इन्होंने कहा सारी पब्लिक कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगी। फिर सारी वो प्राइवेट कंपनियां भी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगी जो पब्लिक के अंडर आती हैं, सब्सिडरी हैं। फिर सारी वो प्राइवेट कंपनियां भी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगी जिनका कम से कम 3 मिलियन शेयर कैपिटल है। अब IK भी बहादुर है, वो कहेगा अच्छा ये मत बताओ किसने बनानी है डायरेक्टर रिपोर्ट, अच्छा ये बताओ किसने नहीं बनानी डायरेक्टर रिपोर्ट। अब आपको एक लंबा सा जुमला बनाना पड़ेगा। देखें जी, एक प्राइवेट कंपनी हो, वो पब्लिक की सब्सिडरी ना हो और उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन के अंदर अंदर हो, तो वो वाली कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनानी। उसके अलावा सारी कंपनियों ने, तो ये बताना दूसरी तरह ज़्यादा आसान है कि भाई ये 3 कंपनियों ने बनानी होती हैं, पब्लिक कंपनियां, पब्लिक की सब्सिडरीज और वो प्राइवेट जिनका पेडअप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है। इसको साइन कौन करते हैं? वही लोग साइन करते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है वो बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो और चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर वो इसको साइन करें। तो जैसे अकाउंट्स में चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर था, तो यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर इसको साइन करेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे और ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है जो प्राइवेट कंपनी हो, सब्सिडरी भी ना हो पब्लिक की और 3 मिलियन के अंदर हो। उसके अलावा हो सकता है SECP के डायरेक्टर रिपोर्ट के अलावा मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी चाहिए आपसे। पता ही क्या होती है, इसमें क्या लिखा होता है, जो ये बता देंगे। SECP कभी भी जनरल ऑर्डर जारी कर सकता है या किसी खास कंपनी पे स्पेशल ऑर्डर। सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को उस कंपनी या उस तरह की कंपनियों को कह सकता है कि आपने उस तरह की स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनानी है जिसमें उस तरह के कंटेंट्स डालने हैं। तो SECP कभी भी किसी भी खास तरह की कंपनियों को किसी भी खास किस्म की स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस किसी भी खास तरह के कंटेंट्स के साथ बनाने का कोई भी तरीका बता सकते हैं। तो जब SECP ने जौन सी कंपनी को जौन से तरीके से जौन सी इंफॉर्मेशन जौन सी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में डालने का कहा, वौन सी कंपनी वौन सी इंफॉर्मेशन वौन से तरीके से, यानी कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा भाई जब हम कह देंगे तो मान लेना। आपने कहा जी हुजूर, टिक लगा दिया। आप कहेंगे तो हमने इनकार किया कभी पहले? कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि हम बता सकते हैं। तो अगर SECP को स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस हमें कहेगा तब बना देंगे। अब यहाँ ना ब्रेक लगानी बड़ी ज़रूरी होती है कि ऐसा ना हो कि मैं जज्बात में बहते बहते आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करती। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खास तरह की स्टेटमेंट एक खास तरह की लिस्टेड कंपनी ने देनी होती है, तो ये मौजूद तो होता है लेकिन हमारे कैफ लेवल पे नहीं मौजूद होता। तो मेरा दिल करता है ये लाइन भी नहीं होनी चाहिए किताब में, लेकिन मैं डिलीट कर दूँ और ICAP की किताब में लिखी हो तो आपने कहना लो जी वो सर की किताब तैयार की थी तो हम तो फेल हो गए। फेल होने के लिए तो हमेशा एक टीचर चाहिए इल्ज़ाम देने को। मेहनती तो सारे स्टूडेंट होते हैं, कसूर तो ज़्यादा टीचर्स का होता है। तो ये बात समझ आ गई। लेकिन इसमें ज़्यादा रोमांचक डिस्कशन अगले सफ़े पे है। इसके कंटेंट्स क्या होंगे, ये कंटेंट्स होंगे आपने याद कर लेना है, गली मुकाती। खैर यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं है, यहाँ टेक्निकल रट्टा है। 3 ऐसे कंटेंट्स हैं जो हर कंपनी में लिखेंगे आप। उन 3 के बाद इजाफी कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो पब्लिक और उनकी सब्सिडरीज में एडिशनली लिखेंगे इन 3 से अलावा। और खुदा ना खास्ता अगर कंपनी लिस्टेड हुई तो वो वाले 3, ये वाले और ये वाले, तो ये 5 वो 3 8 हो गए और ये गालबन 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने से कंटेंट्स। 3 11 14 14 5 19। आगे चलें, आखिरी टॉपिक शुरू करें। चलें एक दफ़ा थोड़ा सा बस याद रखना है, अगर पेपर में सवाल है ना पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स बताएं तो आपने यहाँ और ये दोनों बताना है। अगर कोई लिस्टेड के बताएं ये सारे बताएं। फिर हो सकता है वो कहें कि प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से ऊपर शेयर कैपिटल है लेकिन पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है,
तो ना इसमें आया ना उसमें आया, सिर्फ ये 3। तो सारी कंपनियां 3 इन्फॉर्मेशन लाजमी कौन सी देंगी? मैं जल्दी जल्दी से इन्फॉर्मेशन के ऊपर हल्की सी बात कर लेता हूँ। किताब में पूरे पूरे जुमले लिखे हैं या मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं। जितनी भी कंपनियां अपने बिजनेस अफेयर्स पूरे साल कैसे चले उसके बारे में, डिविडेंड उन्होंने साल के एंड पे दिया या नहीं दिया उसके बारे में, और रिजर्व्स की साल भर उनकी क्या मूवमेंट हुई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। 3 इन्फॉर्मेशन लाजमी है। कंपनी कैसी चली, डिविडेंड मिला या नहीं मिला, और अगर डिविडेंड नहीं मिला तो क्या कोई रिजर्व्स वगैरह थे उसमें कोई मूवमेंट। भाई आप एक कंपनी के मालिक हैं, 2 ही चीज़ें तो आपको चाहिए साल के एंड पे, मेरी कंपनी कैसी चली और साल के एंड पे मुझे पैसे मिले, नहीं तुम्हें नहीं मिले। अच्छा फिर कहाँ गए, कौन से रिजर्व्स में गए, किस जगह इस्तेमाल हुए। तो कंपनी कैसी चली, डिविडेंड का क्या बना और रिजर्व्स में क्या मूवमेंट हुई। ये 3 इन्फॉर्मेशन हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में आएगी। फिर ये 11 इजाफी बातें जो सिर्फ पब्लिक और उनकी सब्सिडरीज में आएंगी। डायरेक्टर्स के नाम क्या है कंपनी के, ईयर एंड के बाद क्या क्या बड़ी चेंजेस आई, ईयर एंड के बाद अगर कोई बड़ा मंसूबा लग गया, कुछ और वो हुआ अब अकाउंट्स में, तो ईयर एंड तक की इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल। कंपनी के बिजनेस में कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी या इन्वेस्टी कंपनी के बिजनेस में पूरे साल क्या चेंजेस आई। ऑडिटर तो नहीं कि कीचड़ उछाल के चला गया हमारे अकाउंट्स के ऊपर, अगर ऑडिटर ने कुछ बोला है तो उसका जवाब आप यहाँ देंगे। अर्निंग पर शेयर की डिटेल देंगे कि हमारी ईपीएस क्या थी, लॉस हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और फिर इंडिकेशन देंगे कि हम फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे, हमारे छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं, बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पैटर्न होता है कि 1 से लेके 100 तक शेयर्स कितनों के पास हैं, 101 से लेके 1000 शेयर्स कितनों के पास हैं, 1000 से लेके 10,000 कितनों के पास हैं। आप उस तरह का पैटर्न देते हैं। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर है तो उसका बताएं, ताकि अगर कभी भी किसी ने गमो गुस्सा निकालना हो और कभी भी उन्होंने बाइकआउट करना हो तो आके आपकी बिल्डिंग को सबसे पहले जलाएं। तो ये ज़रूर बताएं कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी होल्डिंग कंपनी अगर किसी दूसरे मुल्क में है तो उस मुल्क का नाम भी बताएं। लोन की रीपेमेंट में अगर कोई डिफ़ॉल्ट्स किए हैं तो वो भी बताएं, जो कभी भी नहीं बताना चाहती लेकिन फिर भी बताएं। डायरेक्टर की रेम्युनरेशन के पैकेजेस बताएं, डायरेक्टर कितनी तनख्वाहें लेते हैं, डायरेक्टर्स को क्या पर्क्स मिले हुए हैं उसके बारे में बताएं, और कंपनी के क्या खतरे हैं और डायरेक्टर्स ने उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो बताएं। ये 11 इन्फॉर्मेशन देंगे हर पब्लिक कंपनी में और हर पब्लिक की सब्सिडरी में। ये 3 इन्फॉर्मेशन देंगे सारी, तो ये 3 हमेशा आनी है। अगर आप एडिशनली पब्लिक हुए या पब्लिक की सब्सिडरी हुए तो ये 11 भी आएंगे, और अगर एडिशनली लिस्टेड हुए 5 बातें मजीद आएंगी। कंपनी के की ट्रेंड्स, कंपनी की सेल्स ऊपर जा रही थी, वो नहीं होता ग्राफ चार्ट बने हुए होते और वो ऐसे करके एरो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस तरह के ट्रेंड्स बताएं। कंपनी ने अपनी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट किया। अब इसमें ज़रा विदेशी बातें कि जी हम बड़े अच्छे थे, हमने इतने दरख्तों को कटने से बचा लिया, हमने ये एहतियात की, उससे हमने इतना धुआं कम निकाला जिससे माहौल ख़राब नहीं हुआ। कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की समाजी एक्टिविटीज़, उसने समाज के लिए क्या क्या किया। डायरेक्टर्स का कंपनी के कंट्रोल्स बेहतर करने में क्या किरदार था, और अगर हमारे कुछ ऐसे प्रॉफिट्स थे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, हमने डिविडेंड नहीं दिया या कम दिया तो क्यों दिया, और उसका फिर अब आउटलुक क्या है। अब अगर आप अभी पैसे रोक रहे हैं तो क्या आगे फ्यूचर में आप डिविडेंड देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर बता देनी है। अब अगर आप सोच रहे हैं जी इतना रट्टा आईकेएफ कहाँ पूछता होगा, तो आईकेएफ अक्सर पूछता है, वो बिल्कुल भी इस पर शर्मिंदगी नहीं महसूस करता। सिर्फ एक टॉपिक रह गया और सवाल रह गए। ऑडिटर रिजर्वेशन से क्या मुराद है। ऑडिटर ने ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद का आपकी सेल में फलाना 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 तरह का मसला है। अब मेंबर ने देखा कि ऑडिटर एतराज़ करके गया, लेकिन ऑडिटर के एतराज़ का जवाब कहाँ है। तो डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर की उस रिजर्वेशन जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर कमेंट्री करेंगे। अगेन ये कीवर्ड्स हैं, किताब में पूरे पूरे जुमले हैं। इन कीवर्ड्स का बस फ़ायदा ये है कि इसे याद रखना या कम से कम इसका मैप बनाना आसान हो जाएगा। कंटेंट समझ आए। आखिरी टॉपिक अभी भी एक रहता है, सिर्फ ये रहता है, पानी पीने। ये देखें क्लास में एक भाई ने फौरन से पानी पेश कर दिया। आप लोग अपने साथ पानी की बोतलें लेके आते हैं। टीचर बेचारा जो है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या ये बात समझ आई।
ये अच्छी बात है, पानी की बोतल साथ रखना, डिहाइड्रेशन से बचना बड़ा ज़रूरी है इस तरह के मौसम में जो हब्स वाला होता है। और आप लोग कौम के मेहमान हैं, आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आगे बढ़ के कौम को संभालना है। इस कौम का मुस्तकबिल आपके नाजुक कंधों के ऊपर है। आप लोग अगर ताकतवर होंगे, आप लोग अगर मजबूत होंगे, आप लोग अगर अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा और आपसे इर्द गिर्द कनेक्टेड लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए अपने ऊपर ज़रूर खर्च किया करें, अपने आप को महफूज रखा करें, अपने आप को सेहतमंद रखा करें, लेकिन जिस वजह से सेहतमंद रख रहे हैं फिर वो काम भी किया करें, पढ़ाई। तो अब वो जो आपने अपने लिए इतना अपने ऊपर खर्च किया और अपने आप को जिस काम के लिए ज़िंदा रखा है, वो ज़िंदगी का असल मकसद जानते हैं, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना ओखा लफ्ज़ बोलते हैं ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो कहीं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छी सी फीलिंग आती है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइट ऑन करके देखते हैं कि क्या ये लाइट चलने की पोजीशन में आई। 1-3 जज़ाकल्लाह। लग रहा है किसी ने बट्टा उठाया गया ना, फोन बटन बांधा क्या है ना। अच्छा जी, ये कह के मैं फिर देखता भी नहीं कि वाकई गुस्से में बैठी हुई हो। तो हम बात कर रहे थे ग्रुप अकाउंट्स की। क्वार्टरली अकाउंट्स आपको समझ आ गए, सादा अकाउंट्स आपको समझ आ गए, डायरेक्टर रिपोर्ट समझ आ गई, एनुअल रिटर्न समझ आ गए, बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आ गए। अब आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रुप का मतलब है पूरा ग्रुप। एक ग्रुप से क्या मुराद होता है, अगर एक कंपनी होल्डिंग है और उसके नीचे कुछ सब्सिडरीज हैं, तो एक होल्डिंग के नीचे फर्ज करें 2 सब्सिडरीज हैं, तो इस पूरे को ग्रुप कहेंगे कि जी ये ग्रुप है, इस ग्रुप में एक होल्डिंग है और उसके नीचे ये सब्सिडरी और ये सब्सिडरी। लॉ ये कहता है कि हर वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो हमेशा अपने ईयर एंड पे अपने अकेले अकाउंट्स के साथ अपने पूरे ग्रुप के अकाउंट्स भी बनाए। दोबारा सुन लें, हर कंपनी ईयर एंड पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाए, लेकिन चूंकि वो होल्डिंग है उसके ऊपर एक पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी भी है, तो वो अपने पूरे ग्रुप को भी सिंगल अकाउंट्स के तौर पे पेश करे। अपने सारे ग्रुप के सारे एसेट्स जोड़ के दिखाए, सारी लायबिलिटीज़ जोड़ के दिखाए, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ के इंटर ग्रुप माइनस करके बताए। और गालबन आप लोगों में अक्सर FR2 पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तो कंसोलिडेशन के अंदर कुछ प्लस माइनस करके आपने बताना होता है। तो हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे क्या करे, अपने पूरे ग्रुप के सिंगल यूनिट के तौर पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के प्रेजेंट करे। यहाँ तक बात क्लियर है? डबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ना लॉ का लैटिन के कुछ वर्ड्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। मुटाटिस मुटांडिस, मुटाटिस मुटांडिस। आपने देखा होगा अगर एक जुमला ऊपर लिखा है और उसको हमने रिपीट करना हो तो हम ऐसे कर देते हैं, नीचे 2 लाइंस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे ही। उर्दू में लिख देते हैं एजन। उनका पहली दफ़ा पता लगा। मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। चलें, ये 2 टुनटुने तो पता है ना, ठीक है। लातीनी ज़बान में हम इसको मोटाटिस मोटांडिस कहते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया। तो अगर लॉ ने अपने बहुत सारे अल्फाज बचाने होते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए ये कैसे होगा, वो कहते हैं मोटाटिस मोटांडिस। तो अब आपने एक जुमला ध्यान में रखना है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सारी चीज़ें मोटाटिस मोटांडिस होंगी जैसे इंडिविजुअल फाइनेंशियल्स के साथ हुई। अब अगर आप कहेंगे सर क्या इसका ऑडिट होगा, मैं कहूँगा मोटाटिस मोटांडिस। अगर उसका हुआ है तो इसका भी होगा। सर इसको कोई साइन करेगा, मोटाटिस मोटांडिस। सर कौन साइन करेगा, मोटाटिस मोटांडिस। क्या मेंबर्स को भेजेंगे, मोटाटिस मोटांडिस। क्या ऑडिट होगा, मोटाटिस मोटांडिस। क्या रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेंगे, मोटाटिस मोटांडिस। इसका मतलब है कि जो जो आपने उस अकेले फाइनेंशियल्स के साथ अभी पीछे उस पूरी स्क्रीन पे किया, वो सारा काम ग्रुप फाइनेंशियल्स के साथ भी होगा। तो अब वो जो एक डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा ना, उसमें ओरिजिनल मेन अकाउंट्स, उसके बिल्कुल साथ ही आपके पूरे ग्रुप के अकाउंट्स लगे हुए होंगे। और आप ही की होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर उन पूरे अकाउंट्स का ऑडिट भी करेगा। जिसने आपके अकाउंट्स ऑडिट किए हैं, पूरे ग्रुप के अकाउंट्स का ऑडिट भी उसी ने करना है। अब अगला सवाल, ये अकाउंट्स बनाएंगे कैसे? उन्होंने कहा ये अकाउंट्स बनाएंगे 4th स्केड्यूल के मुताबिक।
गली मुका दी। उन्होंने कहा ना बच्चों को पता होगा फोर्स कैजुअल का, ना वो शोर मचाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता है। अकाउंटिंग के अंदर आप देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है वो फोर्थ कैजुअल के डिस्क्लोजर फॉलो करती हैं, बाकी फिफ्थ कैजुअल के डिस्क्लोजर। ये जो आपने FR2 में डिस्क्लोजर्स पढ़े होते हैं ये इस तरह से, तो ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फ्रेमवर्क है। तो कंपनी लॉ का एक फोर्थ कैजुअल है, कंपनी लॉ का एक फिफ्थ कैजुअल है। ये दो स्केजुअल कंपनियों को अकाउंट्स बनाने का तरीका बताते हैं। तो ये ग्रुप अकाउंट्स फोर्थ कैजुअल के मुताबिक बनेंगी और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपने अभी पढ़ा हुआ है FR2 में, और बहुत सारा पढ़ेंगे जब आप CA फाइनल में कंसोलिडेशन करेंगे। तो ये अकाउंट्स फोर्थ कैजुअल के मुताबिक बनेंगे, IFRS के मुताबिक बनेंगे। इन अकाउंट्स के साथ सब कुछ वैसा होगा जैसे ओरिजिनल अकाउंट्स के साथ हुआ है। और ये कब बनाए जाएंगे? मोटाटिस मोटांडिस ईयर एंड पे कब प्रेजेंट किए जाएंगे, सारा कुछ उसी तरह से। तो अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि होल्डिंग कंपनी का हो सकता है ईयर एंड फर्क हो, और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड हो सकता है फर्क हो। लॉ ने कहा है कि पूरी कोशिश करो कि दोनों ईयर एंड कोइंसाइड कर जाएं। आपका ईयर एंड है 30 जून, आपकी सब्सिडरी का ईयर एंड है फर्स्ट करें मार्च। आप कोशिश करें कि अपनी सब्सिडरी को उठा के उसका ईयर एंड अपने जैसा बना ले। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मार्च वाले को जून तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 महीने के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, लेट AGM करानी पड़ेगी। SECP ने कहा हम जिम्मेदार। हमें बताओ, अगर तुम अपनी सब्सिडरी का ईयर एंड अपने साथ जोड़ने की ख्वाहिश रखते हो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे। हर तरह से हम तुम्हें ये दोनों अकाउंट्स जोड़ने की इजाज़त दे देंगे। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा ईयर एंड और हमारी सब्सिडरी का ईयर एंड कोइंसाइड कर जाए, और अगर नहीं कर रहा तो कोशिश करें कि इनको किसी ना किसी तरीके से जोड़ लें। तो आवर्स, डेज, मंथ्स, हर तरह की रिक्वायरमेंट में वो हमें हर तरह से फैसिलिटेट कर देंगे। फर्स्ट करें फिर भी नहीं हुआ, इस पूरे चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपने क्या करना है? ईयर एंड पे आपने अपने होल्डिंग ने ही ग्रुप अकाउंट्स बनाने और होल्डिंग ने ही अपने अकाउंट्स बनाने। तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी ईयर एंड पे पीछे पलट के देखना है कि सब्सिडरी का लास्ट टाइम ईयर एंड कब हुआ था। आपका ईयर एंड था 30 जून, सब्सिडरी का ईयर एंड था फर्स्ट करें फरवरी। तो उनके अकाउंट्स बने होंगे फरवरी तक के, और आपके कब तक बने हुए? और ग्रुप के अकाउंट्स कब तक होने चाहिए? 30 जून। मोटाटिस मोटांडिस है ना, होल्डिंग कंपनी जैसा। तो इसका मतलब 4 महीने मिसिंग है। तो अपनी सब्सिडरी से कहेंगे कि इस 4 महीने के मुझे अकाउंट्स बना के दो। आपके ईयर एंड से पीछे सब्सिडरी का जब लास्ट ईयर एंड हुआ था, वो अपने ईयर एंड से आपके ईयर एंड के दरमियान के अकाउंट्स बना के आपको भेजेंगे। आप उन अकाउंट्स को पकड़ के कंसोलिडेशन करेंगे और उनको ऑडिट कर लेंगे। दोबारा सुन लें, हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे पलट के देखे कि उसकी सब्सिडरी का ईयर एंड कब हुआ था। रूल ये है कि अगर उसका ईयर एंड बहुत पहले हुआ था, और बहुत पहले को डिफाइन किया 90 दिन से ज़्यादा, अगर सब्सिडरी का ईयर एंड आपसे 90 दिन से भी ज़्यादा पीछे है, तो फिर क्या करें? उसके ईयर एंड से अपने ईयर एंड तक के अकाउंट्स उससे बनवाएं, उनसे कहें इंटरिम क्लोजिंग करो अगले साल, और उतने अकाउंट्स हमें भेज दो, और हम अपने पूरे ग्रुप के अकाउंट्स उन अकाउंट्स की बेस पे बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई है? एक दफ़ा इसकी इंग्लिश देखते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस मैंने अभी तक इस टॉपिक का नहीं कराया, बाकी सारी बात हमने कर ली है। भाई का सवाल। जी 28 फरवरी अगर ईयर एंड है तो इसका मतलब है उससे पिछले साल यकम मार्च से लेके इस साल के 28 फरवरी तक उनके अकाउंट्स बने हुए होंगे, और हमारे अकाउंट्स बने हुए होंगे यकम जुलाई से 30 जून। क्रैश ना होता, टाइम ज़्यादा होता तो मैं बोर्ड पे पूरी डायग्राम बनाता। नॉर्मली हम इस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें वक्त उतना नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनके 12 महीने और मेरे 12 महीने में 4 महीने का गैप आ गया। तो फिर मैं क्या करूँगा? उनसे कहूँगा 28 फरवरी से ऑनवर्ड, यानी कि यकम मार्च से लेके 30 जून तक के अकाउंट्स हमें भेज दो अपने। हम तो 30 जून पे खड़े हैं ना, उनसे कहेंगे तुम ये अगले 4 महीने के अकाउंट्स हमें भेज दो। तो पिछले उनके वो अकाउंट्स पकड़े जिनको ऑडिट हुआ हुआ है, 4 महीने उन्होंने हमें एक्स्ट्रा भेजे, हमने इन सबको जोड़ा कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और ऑडिट कर लिया। क्लियर? किताब क्या कहती है? 1-3 दोनों कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। Requirements of consolidated financial statement. With financial statement of holding company having subsidiary या subsidiaries at year end, अटैच कर दें consolidated financial statement पूरे ग्रुप की एज अ सिंगल एंटरप्राइज।
होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरियां होती हैं, जब मैंने होल्डिंग बोल दिया तो याद है होल्डिंग किसे कहते थे? किसी कंपनी को तब तक होल्डिंग नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी कोई सब्सिडरी। तो हर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज को जोड़ के एक पूरे ग्रुप के अकाउंट्स बनाएगी, प्रेजेंटेड एज अ सिंगल, यानी वो पूरे ग्रुप के तीनों को जोड़ के कहेंगे लो जी ये ग्रुप के अकाउंट्स है। शेल कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर कैजुअल एंड, ये बात समझ आती है? वेयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडरी प्रीसीड्स, पीछे रह जाए, होल्डिंग्स फाइनेंशियल ईयर एंड बाय मोर देन, जब सब्सिडरी का ईयर एंड आपके ईयर एंड से 90 दिन से ज्यादा पीछे रह जाए तो क्या करें? सब्सिडरी शेल मेक एन इंटरम क्लोजिंग ऑन होल्डिंग ईयर एंड, सब्सिडरी होल्डिंग के ईयर एंड पे एक इंटरम क्लोजिंग करेगी एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस। जुमला समझ आया? Every audit of holding company shall also report on consolidated financial statement and exercise all powers and duties of, मोटाटिस मोटांडिस लिख देते काफी था, ये पॉइंट मैं एनपिप कराऊंगा। Every consolidated financial statement shall be signed by same person by whom individual financial statement was signed. All provision of account filing sharing वो भी उसी तरह से अप्लाई होगी। SECP एप्लीकेशन पे किसी होल्डिंग कंपनी के उनको ये कह सकती है कि किसी भी सब्सिडरी से रिलेटेड अगर ये सेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको रिलैक्स कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी होल्डिंग कंपनी अगर किसी खास सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना कर पा रही हो तो आप SECP को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और SECP अगर आपकी रिक्वेस्ट पे आपको अलाउ कर दे तो वो अलाउ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जी हमारी एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो होती है इसराइल में, अगर हमने अपने ग्रुप में कंसोलिडेशन करके उसको दिखाया तो लोगों ने हमारी पाकिस्तान की बिल्डिंग जला देनी है, लोग जज्बाती हैं। तो हो सकता है SECP को बात समझ आए और SECP खुद ही से अपने बताए हुए रूल को वेव कर दे। अभी हमने ये एक पॉइंट बीच में इधर से नहीं पढ़ा, अगले सफ़े को देखते हैं। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन इस सेक्शन की होगी तो किस लेवल का ऑफेंस है? लेवल 2। ये सेक्शन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी और उसकी सब्सिडरी को नहीं अप्लाई होगा अगर दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का मतलब ये है कि हम देखें कि पूरे ग्रुप की क्या वर्थ है। अब एक कंपनी है उसके 1.5 लाख के एसेट्स हैं, एक कंपनी के 10,000 के एसेट्स हैं, वो दोनों कंपनियां भी आ गई, उन्होंने कहा जी हमारे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा बेटा तुम साइड पे हो जाओ, बड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। अगर होल्डिंग कंपनी भी 1 मिलियन से नीचे है, सब्सिडरी भी 1 मिलियन से नीचे है, तो दोनों ही अगर प्राइवेट कंपनियां हैं तो फिर इनको कंसोलिडेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। फिर वो वाली बात फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग और सब्सिडरी की, बोर्ड होल्डिंग कंपनी का इंश्योर करेगा कि जितनी भी उसकी सब्सिडरीज हैं उसका ईयर एंड कोइंसाइड करे उसके साथ। कोइंसाइड समझ रहे हैं? सेम ज्वाइन कर जाए, एक्सेप्ट जहां कुछ गुड रीजन हो। SECP आपकी एप्लीकेशन पे एक्सटेंड कर सकता है फाइनेंशियल ईयर और वो सारी रिलैक्सेशन दे सकता है जो कि आपको इसके लिए चाहिए, वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। तो जो नहीं पढ़ा वो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है, लगे हाथों हम जब जाते जाते आखिरी बात पढ़नी है तो वो पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी बात ऑडिटर से रिलेटेड, पहले प्रोसेस समझना है। एक सब्सिडरी कंपनी को ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसके अकाउंट्स थे फर्ज करें 10 लाख के, उसमें उसने देखा तो 6 लाख की गाड़ी गलत रिकॉर्ड हुई थी, उसने रिपोर्ट ख़राब कर दी। कंपनी थी 10 लाख के एसेट्स की और गाड़ी में 6 लाख का मसला था, उसने रिपोर्ट ख़राब कर दी। जब हमने ग्रुप के अकाउंट्स बनाए तो ग्रुप के अकाउंट्स थे 25 करोड़ के, जिसमें वो 10 लाख के एसेट्स भी थे सब्सिडरी के, जिसमें अब जो 6 लाख का मसला है वो बहुत ही मामूली सा हो गया। तो क्या ग्रुप को ऑडिटर उसे हाईलाइट करेगा? वो तो नहीं हाईलाइट करेगा, वो तो साफ रिपोर्ट दे देगा। तो यूज़र कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। तो लॉ ने कहा है कि जब आप ग्रुप अकाउंट्स बनाएंगे तो ग्रुप अकाउंट्स में अगर आपके कोई अकाउंट्स ऐसी जगह से आए हैं जहां ऑडिटर को एतराज़ लगा चुका है तो आपने वही एतराज़ अपने ग्रुप अकाउंट्स में नीचे डिस्क्लोजर में लिख देना है। एसेट्स दिखाने 25 करोड़ के और नीचे नोट्स में लिख देना है कि इसमें से 10 लाख का एक ऐसा एसेट है जिसमें 6 लाख का मसला फलाना ऑडिटर ने फलाना कंपनी की फलाना रिपोर्ट में बता दिया था। यानी वो कह रहे हैं आपने ट्रूली इसको डिस्क्लोज करना है, छुपाना नहीं है।
बात समझ आई? अगर सब्सिडरी या किसी भी सब्सिडरी के अंदर किसी ऑडिटर ने कोई एतराज़ किया है, कोई चीज़ हाईलाइट की है, कोई चीज़ ध्यान से पढ़ने का कहा है, किसी चीज़ पे रिजर्वेशन अपनी शो की है, तो आपने क्या करना है? आपने अकाउंट्स में उसका तस्करा कर देना है। डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें एनी क्वालिफिकेशन कंटेन्ड इन ऑडिटर रिपोर्ट। क्वालिफिकेशन कहते हैं एतराज़ को। ऑडिटर रिपोर्ट में कोई भी अगर एतराज़ है तो आप उसको डिस्क्लोज करें। एंड एनी नोट और सेविंग, कोई भी नोट या सेविंग, वो नहीं होता कि बड़ा ध्यान से उसे देख लेना या इस तरह, कंटेन इन सच अकाउंट टू कॉल अटेंशन टू अ सेक्रेटरी में। तो अगर ऑडिटर ने कोई एतराज़ लगाया या ऑडिटर ने किसी चीज़ को हाईलाइट किया है तो फिर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जिक्र कर दो कि ऑडिटर भाई ने फलाना चीज़ पे एतराज़ किया था। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इन 6 के 6 टॉपिक्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, और इसके अंदर भी गिनती की 2 ट्रिकी पॉइंट्स हैं, एक ये वाला और एक वो जो 90 दिन से ज़्यादा का गैप है तो आपने उसकी इंटरम क्लोजिंग करवानी है। अदरवाइज चैप्टर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, क्रैमिंग बेस्ड है, और यहाँ से क्रैमिंग बेस्ड ही सवाल आते हैं। जान की खुशी होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बड़े कम ही सवाल आए हुए हैं, लेकिन मूड की बात है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आया है जी जी जी। इंटरम क्लोजिंग किसे कहते हैं? देखें, आज क्या तारीख है? 26 जुलाई। अगर ये कंपनी होती तो इसने 30 जून पे अपना अकाउंट्स बना लिया होता। अगर मैं कहूँगा ना हम आज एक इंटरम क्लोजिंग करने लगे हैं, उसका मतलब है मैं 1 जुलाई से 26 जुलाई तक के अकाउंट्स बना रहा हूँ। तो सब्सिडरी 28 फरवरी को अकाउंट्स बना चुकी थी, हमने उसे कहा तुम 30 जून पे इंटरम क्लोजिंग करो, यानी वो क्या करे, 28 से 30 जून के दरमियान के अकाउंट्स बनाए और वो हमें भेज दे। तो इंटरम क्लोजिंग का मतलब है कि वो अपना साल, उनका साल तो फरवरी में ख़त्म होगा, अपना साल ख़त्म होने से पहले एक इंटरम क्लोजिंग कर लो और उतने अकाउंट्स उठा के हमें भेज दो। जैसे हम नहीं क्वार्टरली अकाउंट्स बनाते थे, उसको कह देंगे तुम इतने टाइम के अकाउंट्स बना दो। जी, होल्डिंग जो बनाएगी और जो ग्रुप के बनेंगे वो हमेशा 1 जुलाई से 30 जून जो होल्डिंग का उसी तरह से। अब इसका मतलब है उससे 4 महीने हमने इंटरम में से मांग लिए और बकाया उसके वाले अकाउंट्स में से जो 12 महीने तो उसमें से 8 निकाल लिए। तो अब अकाउंटेंट बैठ के अपने IAS के मुताबिक उनको जोड़ तोड़ करके और 12 महीने पूरे करेगा। वो कैसे करेगा? IAS और फोर्स कैजुअल के मुताबिक। जी, कंसोलिडेटेड में जो सब्सिडरी का जितना भी डाटा आएगा वो उन्हीं 12 महीनों का आएगा जिन 12 महीनों का हमारा डाटा आ रहा है। डन जी। सर आपने ये ऑडिट का कहा कि होल्डिंग कंपनी, ठीक है, लाइट ऑन कर दीजिएगा कराएगी, ठीक है कराएगी। जी। होल्डिंग कंपनी जो ऑडिट करवाएगी, तो जब वो पूरे ग्रुप को ऑडिट करवाएगी तो जो सब्सिडरी से आए हुए अकाउंट्स हैं उनका भी ऑडिट हो जाएगा। 1 मिलियन से कम हो और उनका रिकॉर्ड ही ना हो तो फिर भी करवाएगी? जी, अगर सब्सिडरी का 1 मिलियन से कम था तो सब्सिडरी ने नहीं कराना ऑडिट, लेकिन सब्सिडरी ने हमें जो डाटा भेजा है और हमने जब ग्रुप के अकाउंट्स बनाने हैं हमने उसको ऑडिट करवाना है, तो हम उसको ऑडिट नहीं कर रहे, उसके डाटा का अपने अकाउंट्स के अंदर ऐड करके ऑडिट कर रहे हैं। डन, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। और वही बात है कि अगर खवातीन